आप सभी लोगों को नमस्कार। कल मैंने लाहौर षड्यंत्र केस के ट्रायल के ऊपर आप लोगों से चर्चा की थी और उसमें मैंने ये कहा था कि जब लाहौर में ये सुनवाई चल रही है, लाहौर कहीं न कहीं इसमें सैंडर्स हत्या की, जब सैंडर्स वध हो रहा है तो उसकी जब सुनवाई चल रही है तो उसमें 18 एक्यूज यानी अभियुक्त बनाए गए थे और एक ट्रिब्यूनल भी गठित हुआ था। लेकिन मैंने कहा कि कहीं न कहीं कुछ बाद में कुछ ऐसी दिक्कतें आई जिसके कारण से ट्रिब्यूनल में जो जज थे उनको बदला गया। जैसा आप जानते हैं कि मैंने कहा था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी, उसमें 7 लोगों को आजीवन कारावास मिला था। तो ये जो ट्रिब्यूनल है इसने वो डिसीजन नहीं दिया था। वो अगला ट्रिब्यूनल जो बनेगा, ट्रिब्यूनल वही है, बस जज बदले जाएंगे। तो वो मैं घटना बताना चाहता हूं कि आखिर क्या घटनाक्रम थे जिसके कारण से जजों को बदलना पड़ा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कहीं ना कहीं क्योंकि चूंकि वीडियो बड़ा बढ़ रहा था इसीलिए मैंने उस बात को नहीं आगे बढ़ा पाया। जैसे मैंने कहा, लाहौर षड्यंत्र केस का ट्रायल 1930 में हो रहा है और स्वाभाविक रूप से जो पहले का ट्रिब्यूनल था, जो पहले वाला है, ये पहले वाला जो ट्रिब्यूनल था, आप ध्यान रखिएगा, उसमें जे कोल्डस्टीन थे, जस्टिस आगा हैदर थे और जीसी हिल्टन थे। इसके बाद क्या होता है, मैंने ये भी आपको बताया था कि इस तरीके से अदालत की, अब देखिए अदालत में सुनवाई उन तीनों लोगों ने चालू कर रखी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया सुनवाई का दिन जो 12 मई 1930 का दिन है, इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन जो 18 अभियुक्त थे वो अदालत में पेश होते थे। हर सुनवाई पर लोगों को आना पड़ता था। अब क्या होता था, जब क्रांतिकारी अदालत में आते थे, किसी भी केस की बात हो, चाहे वो क्रांतिकारियों से जुड़ा हो, चाहे मेरठ षड्यंत्र कोस हो, चाहे काकोरी हो, चाहे लाहौर हो, सब में कहीं न कहीं एक तेज नारा ये लोग लगाया करते थे, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। तो जब ये नारा बड़ी जोर जोर से अदालत में लगाते थे तो जो जज लोग होते थे वो कुल मिला के परेशान हो जाते थे। वो चूंकि अंग्रेज हुआ करते थे या जो बैठे भी होते थे अंग्रेजों के स्वामी भक्त हुआ करते थे, तो ये लोग परेशान हो जाया करते थे। दूसरी बात की एक नियम होता था कि जब भी क्रांतिकारी या कोई भी एक्यूज अदालत में जाता था तो उनकी हथकड़ी खोली जाती थी। यानी एक प्रकार से 12 मई को क्या है कि रोज की तरह इस तरीके से जब अदालत में क्रांतिकारी आए तो क्रांतिकारियों की हथकड़ी खोली गई, रोज की तरह खोली गई। बिल्कुल जो है कहीं की क्रांतिकारी जब आएंगे तो हथकड़ी खोली जाएगी, या जो भी कुल मिला के आते हैं हथकड़ी वहां जेल में, अदालत में खोल दी जाती है। तो हथकड़ी खोल दी जाती है और ये कहीं ना कहीं ये नारे बड़ी तेजी से लग रहे थे, जिसके कारण से होता क्या है कि इस देशभक्तिपूर्ण जब नारे लग रहे थे तो इन देशभक्तिपूर्ण नारों का बहाना लगाकर एक प्रकार से जस्टिस जे कोल्डस्टीन ने दोबारा इन अभियुक्तों को एक तरह से हथकड़ी लगाने का आदेश दे दिया, जो किसी भी तरह से गलत था। यानी 12 मई को जो हथकड़ी खोल दी गई थी, ये नारे लग रहे थे, आपको बताना चाहता हूं, इन नारों से खिसिया कर एक प्रकार से जे कोल्डस्टीन जो ट्रिब्यूनल का चीफ है, स्ट्रीन, ये कहीं न कहीं उस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष था। ये ट्रिब्यूनल का क्या था, अध्यक्ष था। जो जज था ये अध्यक्ष था। इसने क्या किया कि इस तरह से देशभक्तिपूर्ण नारों से नाराज होकर, अब आप कहेंगे सर पहले नारे नहीं लगते थे, पहले भी लगते होंगे, हो सकता है उस दिन उसके मन में कुछ और चल रहा हो, इसीलिए देशभक्तिपूर्ण नारों से नाराज होकर उसने क्रांतिकारियों को अदालत में पुनः हथकड़ी लगाने का आदेश दे दिया। यानी जो कहीं न कहीं हथकड़ी लगाने का आदेश, अब ये पूरी तरह से सरासर गलत है। यानी उसने कहीं न कहीं कहा कि नहीं, इनकी हथकड़ी लगाई जाए, खिसिया गया, नाराज हो गया और उसने जो है इस प्रकार से 18 अभियुक्तों को हथकड़ी लगाने का आदेश दिया, जिसका सभी 18 क्रांतिकारियों ने विरोध किया। इस प्रकार से कहीं न कहीं जब हथकड़ी लग रही थी तो इसका सभी 18 क्रांतिकारियों ने क्या किया, 18 क्रांतिकारियों ने इस तरीके से विरोध किया। जबरदस्त विरोध होता है कि ऐसा आप कैसे कर जा सकते हैं। भगत सिंह बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि क्यों भाई, अदालत के अंदर हम कहीं कोई भाग थोड़ी रहे हैं,
कहीं ना कहीं नियम है तो नियमावली जो एक प्रकार से जो है जो मैनुअल रहता है अदालत का उसका फॉलो करिए। लेकिन कोल्ड स्टीन नहीं माना और उसने एक एक क्रांतिकारी पर 10 से 15 दमदार पुलिस वाले कुल मिला के कहीं ना कहीं छोड़ दिए और इस तरह से इन क्रांतिकारियों को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है अदालत के अंदर ही। और क्रांतिकारियों के साथ मतलब बड़ा ही अत्याचार हुआ, बर्बर कुल मर्तबा बर्बरता की गई और इस तरीके से पुनः उनको हथकड़ी लगाई जाती है। ये आपको बताना चाहता हूं। तो जब ये विरोध होता है कि भाई हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे, इस पर कोल्ड स्टीन जो जज था, जो ट्रिब्यूनल का चीफ था, के आदेश पर एक एक क्रांतिकारी पर 10 से 15 पुलिस वाले छोड़ दिए गए जिन्होंने भरी अदालत में क्रांतिकारियों को निर्ममता से पीटा। यहां तक कि भगत सिंह लहूलुहान हो जाते हैं, लहूलुहान हो गए। यानी एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं, इतना मारा जाता है क्रांतिकारियों को कि एक प्रकार से ये इतना ज़्यादा नाराज हो गया था कोल्ड स्टीन कि उसने कहीं ना कहीं पुलिस वालों को अदालत में ही छोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक जो है ये लोग काम करते थे ब्रिटिशर्स लोग, और इस तरह से निर्ममता से इनको मारा जाता है। यह एक प्रकार से ध्यान रखना, ये बर्बर कार्रवाई, यानी अदालत में बर्बर कार्रवाई होती है। अदालत में ये बर्बर कार्रवाई कुल मिला के कहीं ना कहीं एक तरह से जजों के द्वारा यानी पुलिस बल को लाके किया जाता है। सभी जितने भी क्रांतिकारी थे पूरी तरह से नाराज हो गए और इस घटना का विरोध, देखिए ट्रिब्यूनल में मैंने कहा 3 लोग थे। सबसे बड़ी बात है क्रांतिकारियों ने इस प्रकार से इस ट्रिब्यूनल का विरोध कर दिया और अदालत का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। इस बात को ध्यान रखना। अब उन लोगों ने अदालत आना ही बंद कर दिया क्रांतिकारियों ने। इस प्रकार से जो है क्रांतिकारियों ने ये 12 मई की घटना है। क्रांतिकारियों ने ट्रिब्यूनल का बहिष्कार करते हुए यानी तीनों जजों का बहिष्कार करते हुए अदालत में आना बंद कर दिया। अदालत में आना बंद कर दिया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि अब हम अदालत में जाएंगे ही नहीं। यहां तक कि भगत सिंह आगा हैदर पर नाराज भी हो गए। भगत सिंह ने कहा कि यार आप तो इंडियन हो, शर्म करो कम से कम, कहीं कहीं आप तो जो है न्याय की गद्दी पर बैठे हो, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जस्टिस आगा हैदर की आत्मा हिली होगी। भगत सिंह ने जब आगा हैदर को कहा कि आप इंडियंस हैं, आपको तो कम से कम कहीं ना कहीं हम लोगों का पक्ष लेना चाहिए, भाई अन्याय हो रहा है, आपको कम से कम खड़े होना चाहिए। इस प्रकार से जो है ध्यान रखना, जस्टिस आगा हैदर ने इस 12 मई की घटना का विरोध किया। मैंने भी कहा कि भगत सिंह आगा हैदर से नाराज हो गए कि ये लोग तो अंग्रेज हैं, लेकिन आपको तो कम से कम इस अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान रख लेना, 12 मई को क्रांतिकारियों के साथ की गई बर्बरता यानी कहां बर्बरता हो रही है? सबसे बड़ी तो अदालत में बर्बरता का विरोध उस ट्रिब्यूनल के एक सदस्य हैं जिनका नाम है जस्टिस आगा हैदर ने किया। जस्टिस आगा हैदर कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से विरोध आगा हैदर ने किया है। ये सबसे बड़ी बात है। अब ट्रिब्यूनल में खुद जो है मामला बिगड़ जाता है, जस्टिस आगा हैदर विरोध करते हैं। अब होता क्या है कि जस्टिस जो कोल्ड स्टीन था उसको लगा ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। अब होता क्या है, ट्रिब्यूनल ने क्रांतिकारियों की अनुपस्थिति में ही अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखते हैं कि क्रांतिकारी नहीं आ रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल ने क्या किया, जो तीनों जज थे, ट्रिब्यूनल ने
क्रांतिकारियों की अनुपस्थिति में ही क्रांतिकारियों की अनुपस्थिति में ही अदालत की कार्रवाई शुरू की। अदालत की कार्यवाही शुरू की। अब सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो डिफेंस करने वाले लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जो अपनी बात कहने वाले लोग थे, उनकी तरफ से तो कोई है नहीं, उनके वकील भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों ने कहा अपने वकीलों से कि आप हटिए, अब हम जो है अदालत से हमारा मतलब ही नहीं है। तो उन वकीलों ने भी जाकर कहीं ना कहीं अदालत में ये कह दिया कि भाई अब हमें जो है इस केस से मुक्त कर दिया जाए। यानी जो 3 भारतीय वकील थे ना, कुछ क्रांतिकारियों ने लिया था, बाकी ने तो लिया ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें इस केस से मुक्त कर दिया जाए, तो उनको मुक्त कर देती है अदालत। अब क्या होता है कि एक तरह से जो है सरकारी गवाह हैं, जो कहीं कि जो गद्दार लोग थे, जैसे फणींद्रनाथ घोष जैसे लोग थे, हंसराज बोहरा जैसे लोग थे, ये हैं, और अंग्रेज लोग हैं। अब एक तरफा कार्रवाई होने जा रही है। यहीं पर आपको बताना शुरू करता हूं, जस्टिस आगा हैदर ने सरकारी गवाहों से कठिन प्रश्न करने शुरू कर दिए। अब एक तरह से डिफेंस का काम कुल मिला के जस्टिस आगा हैदर कर रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल में है। जस्टिस आगा हैदर ने सरकारी गवाहों से जो कहीं ना कहीं गद्दार भी उसमें थे, सरकारी गवाहों से इस केस से संबंधित कुछ कठिन प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। कठिन प्रश्न पूछे। अब जब जस्टिस आगा हैदर ने कहीं न कहीं जो सरकारी गवाह बन गए थे, उनसे इस केस से संबंधित कुछ कठिन प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, तो जिससे जो चश्मदीद सरकारी गवाह थे वो परेशानी में पड़ गए, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। इस प्रकार से जो है कठिन प्रश्न पूछे, जिससे सरकारी गवाह और कुछ चश्मदीद गवाह और कुछ चश्मदीद गवाह, मैंने बताया था आपको, गवाह परेशानी में पड़ गए। अब जब इस तरह का बिहेव जो है परेशानी में पड़ गए, जब इस तरह का बिहेव कौन कर रहा है, जस्टिस आगा हैदर कर रहे हैं, तो जो बाकी 2 जज थे, कोल्डस्टीन और कहीं न कहीं जीसी हिल्टन, इनको अच्छा नहीं लग रहा था। इनको तो लग रहा था कि भाई सीधे सीधे इनका सुनवाई कोई करने वाला है नहीं, एक तरफा सजा दे दी जाए। लेकिन जस्टिस आगा हैदर जब कहीं कहीं सरकारी गवाह आते थे या जो आई विटनेस आते थे, उनसे स्वयं को कहीं क्रॉस क्वेश्चन किया करते थे। इससे जजों को लगा कि ये तो मामला यार गंभीर हो रहा है, क्योंकि 2 लोग एक तरफ हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि दोनों अंग्रेज एक तरफ हो गए, और इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पर मामला क्या बन रहा है कि जो ट्रिब्यूनल के 2 जज थे, यानी ट्रिब्यूनल के जो 2 जज थे वो एक तरफ थे, वो दोनों अंग्रेज थे। जैसे मैंने कहा, एक तो कोल्डस्टीन था और दूसरा कौन था, जीसी हिल्टन था। तो ये जीसी हिल्टन और कहीं ना कहीं कोल्डस्टीन ये एक तरफ हो गए, और आगा हैदर जो थे वो अब इन्होंने तो भाई 12 मई की जो घटना हुई है उससे बहुत दुखी हैं, तो इसीलिए आगा हैदर कहीं ना कहीं अब अकेले थे। तो आगा हैदर जब अकेले थे, यानी ट्रिब्यूनल अब एक मत नहीं था, तो इससे जो है होता क्या है कि अब जो है इस कोल्डस्टीन को लगा कि कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस पर जो है कोल्डस्टीन ने पंजाब के गवर्नर से आगा हैदर की एक तरह से शिकायत की। यानी कोल्डस्टीन क्या करता है, जो ट्रिब्यूनल का चीफ था, इस कोल्डस्टीन जो जज है, ट्रिब्यूनल का चीफ है, ने पंजाब के गवर्नर से आगा हैदर, जो जज थे उस ट्रिब्यूनल में, आगा हैदर की शिकायत की, और ये शिकायत की भाई कि ये अकॉर्डिंग टू हमारे चल ही नहीं रहा है, ये आदमी अलग ही चल रहा है, सरकारी गवाहों की फजीयत कर रहा है अदालत में, कैसे काम चलेगा। तब जस्टिस आगा हैदर को समझाने के लिए एक सरकारी वकील जो है भेजा जाता है, इस प्रकार से जो है, जिसका नाम था कार्डन नोड। यानी अब जो है, जब पंजाब के गवर्नर ने क्या किया, तब पंजाब के गवर्नर ने आगा हैदर को समझाने के लिए
समझाने के लिए। तो इस तरह से पंजाब के गवर्नर ने आगा हैदर को समझाने के लिए किसे भेजा? एक सरकारी वकील भेजा है जिसका नाम है कार्डन नोड। सरकारी वकील, सरकारी वकील, सरकारी वकील, इस तरह से कार्डन नोड को भेजते हैं। कार्डन 9 है, ये ध्यान रखिएगा, कार्डन नोड। तो ये कार्डन नोड को भेजा, और कार्डन नोड जब आगा हैदर से मिलता है, सरकारी वकील है, तो उसने कहा प्रभु कुलना के कहीं ना कहीं आप हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अरे अकॉर्डिंग टू कुलना के कहीं ना कहीं हम लोगों के चलिए। इस पर जो है आगा हैदर नाराज हो जाते हैं, और अंततः उन्होंने कहा ऐसा है भाई साहब से, कार्डन नोड से, कि मैं एक जज हूं, कसाई नहीं हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी आगा हैदर इसकी बात को नहीं मानते हैं। यानी कहते हैं कि आगा हैदर नाराज हो जाते हैं। आगा हैदर ने सरकारी वकील को लौटा दिया और कहा मैं जज हूं, मैं क्या कहते हैं उस कार्डन नोट से कि भैया मैं जज हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं जज हूं, कसाई नहीं कि आपके हिसाब से चलूंगा और किसी को भी जो है कहीं न कहीं फांसी पर लटका दूंगा, मैं जज हूं। अंततः सरकार को लगा कि आगा हैदर नहीं मानेंगे, तो उन्हें ट्रिब्यूनल से हटाने का निर्णय लिया गया। अंततः यहां ध्यान रख लेना, अंततः सरकार ने आगा हैदर को ट्रिब्यूनल से हटाने का निर्णय लिया। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर आगा हैदर को हटाते हैं तो मामला गंभीर हो जाता है, लोगों में असंतोष हो जाएगा कि भारतीयों के साथ भेदभाव बहुत तेजी से चल रहा है। इसीलिए अब होता क्या है कि सब लोग जो है सोच रहे थे क्या किया जाए। तब इनको लगा कोल्ड स्टीन को भी हटा दो, जो ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष है, कोल्ड स्टीन को भी हटाओ, जिससे कहीं न कहीं भारतीय बुद्धिजीवियों को लगा कि नहीं, क्योंकि कोल्ड स्टीन 12 मई की घटना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार था। उसी ने हथकड़ी दोबारा लगवाई थी, उसी ने लाठीचार्ज करवाया था। इस प्रकार से जो है 20 जून 1930 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, जबकि इन बेचारे का स्वास्थ्य कहीं खराब नहीं है, ये सुनवाई कर रहे हैं लाहौर अदालत में, दूसरे केस सुन रहे हैं, यानी लाहौर की अदालत में आकर दूसरा केस सुनते हैं, लेकिन सरकार ने कहा स्वास्थ्य, यानी 20 जून 1930 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंततः 20 जून 1930 को, क्योंकि मामला तो 12 अक्टूबर को डिसीजन आएगा ना, तो इन दोनों को हटाया जाता है। 20 जून 1930 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो ट्रिब्यूनल का चीफ था कोल्ड स्ट्रीन और आगा हैदर को ट्रिब्यूनल से हटाया गया। हटाना तो सीधी सी बात था, कहीं ना कहीं एक तरह से किसको था, आगा हैदर को, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कोल्ड स्टीन को भी हटा दिया। इस प्रकार से मेरा यह कहने का मतलब है कि बीच में ही ट्रिब्यूनल 12 मई 1930 की घटना के कारण एक तरह से हट जाता है, यानी बदला जाता है। और इस तरह से ट्रिब्यूनल का मैं कह सकता हूं कि ट्रिब्यूनल में एक तरह से अब वो लोग आए जो और भी कुलना के अंग्रेजी मानसिकता के थे। इस प्रकार से जो ट्रिब्यूनल में लोग अब जुड़ेंगे, जो नया ट्रिब्यूनल बन रहा है, उस नए ट्रिब्यूनल में कौन बनेंगे, यानी इस केस से संबंधित जो नया ट्रिब्यूनल बनेगा, जो डिसीजन देगा, नया ट्रिब्यूनल। तो ये जो नया ट्रिब्यूनल बना, इसमें ध्यान रखना जो जीसी हिल्टन था, यानी पुराना ट्रिब्यूनल में जीसी हिल्टन था ना, अब उस जीसी हिल्टन को कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया। नए ट्रिब्यूनल में जीसी हिल्टन, ये कोल्ड स्टीन की जगह ले लेगा। जीसी हिल्टन
इस तरह से क्या हुआ, ये ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष। अब ये इसने कोल्ड स्टीन की जगह ले ली, जो कहीं कि एक यहां पर बचा हुआ है जज। दूसरा जस्टिस J.K. एमटेफ, जस्टिस J.K. एमटेफ। दूसरा क्या है, जस्टिस J.K. एमटेफ। तो इस प्रकार से जस्टिस A.K. एमटेफ बना। एक दूसरा बन रहा है, तीसरा जो है जस्टिस अब्दुल कादिर, जस्टिस अब्दुल कादिर। तीसरा कौन है, जस्टिस अब्दुल कादिर, जस्टिस अब्दुल कादिर। अब सुनते जाइएगा, ये दोनों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों कौन लोग थे, अब्दुल कादिर और जस्टिस J.K. एमटेफ। ये दोनों ही अंग्रेजों के चमचे थे। अब्दुल कादिर सबसे बड़ा वाला चमचा था। तो ये दोनों अंग्रेजों के चमचे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अब यही चाहेंगे कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए जो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा इन क्रांतिकारियों को दे सकें। मैं यह कहना चाहता हूं, इस प्रकार से अब जो है, जो कहीं ना कहीं ये नया ट्रिब्यूनल बन रहा है, इसने एक प्रकार से, मैं यहां पर बात को फिर कहूंगा कि सबसे ज्यादा इस केस को कहीं ना कहीं प्रभावित किसी गद्दार ने किया था, तो उसका नाम था फणींद्रनाथ घोष। इस फणींद्रनाथ घोष ने कहीं ना कहीं पुनः जो है गवाही इन नए लोगों के सामने दी। यानी फणींद्रनाथ घोष की गवाही, क्योंकि वो सेंट्रल कमेटी का एक तरह से मेंबर था HSRA का, तो इसने HSRA की सभी गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों की जानकारी भी दी। यानी फणींद्रनाथ घोष, इसने HSRA की सभी गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों की जानकारी दे दी थी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं मैंने ये कहा कि जो पहले का ट्रिब्यूनल है वो बीच में बदला जाता है, और जो 12 अक्टूबर मैंने आपको बताया था कि इसका जो केस जो है 7 अक्टूबर को जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया था वो इस कलमना के ट्रिब्यूनल ने दिया था। यानी एक प्रकार से जो है हम कह सकते हैं, यहां पर आगे लिख देता हूं कि 7 अक्टूबर 1930 को, मैं 12 लिख रहा था, 7 अक्टूबर 1930 को कहीं ना कहीं जो लाहौर केस का फैसला आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी, बाकी लोगों को कहीं ना कहीं मैं बता चुका हूं काला पानी की सजा होती है, उसमें फैसला आया, उसमें डिसीजन इस नए ट्रिब्यूनल ने ही दिया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 7 अक्टूबर 1930 को कुल मिला के फैसला आ रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जबकि कुल मिला के नया ट्रिब्यूनल कब बन रहा है, तो जो नया ट्रिब्यूनल बन रहा है वो मैंने अभी आपको बताया कि नया ट्रिब्यूनल जो बनेगा वो कब बन रहा है, तो इस तरीके से जो है बाद में बनेगा। यानी जो नया ट्रिब्यूनल कहीं ना कहीं बनेगा वो एक प्रकार से बाद में बन रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कहीं ना कहीं 20 जून के आसपास, यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो नया ट्रिब्यूनल बन रहा है ये 20 जून 1930, यानी ये नया ट्रिब्यूनल जो है इधर बन रहा है, और जबकि कहीं ना कहीं फैसला यही ट्रिब्यूनल 7 अक्टूबर को देता है। तो ये थोड़ा सा लाहौर षड्यंत्र केस में जो ट्रिब्यूनल, क्योंकि हम लोग ट्रायल पढ़ रहे हैं, तो जो ट्रिब्यूनल का मामला है वो थोड़ा चेंज होता है, इसको हमें ध्यान रखिएगा। ये दोनों बहुत गद्दार थे। इस गद्दार को, जो भारतीय गद्दार अब्दुल कादिर है, इसको कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से पैसा, रुपया, इनाम इस केस के फैसले के बाद मिलता है। तो इस तरीके से लाहौर षड्यंत्र केस को आप समझ गए होंगे। आप सभी लोगों को नमस्कार।